क्या गजब का मैच हुआ। और आप लोग तो जानते हैं कि मेरा सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा जीटी के लिए है। और वैसे भी क्या होता है, जो अंडरडॉग होती है टीम, जनता उसी का सपोर्ट करती है। और राजस्थान 4 में से 4 मैच जीत चुकी थी, तो हम लोग तो वैसे भी चाहते थे कि अब टेबल में थोड़ी सी पैरिटी आनी चाहिए। अदरवाइज एक टीम पूरी जीतती ही चली जाएगी तो फिर लीग का थोड़ा सा मजा खत्म होता है। और जब टॉप टीम हारती है और नीचे से कोई टीम जीतती है तो टेबल में कंपटीशन भी बढ़ता है। और वैसे भी जीटी के साथ जो कुछ भी हुआ है ये तो बैकग्राउंड सभी लोग जानते हैं, और इस वजह से मेरी तो इच्छा थी कि आज जीटी जीते। हालांकि मुझे बहुत टफ लग रहा था, और जिस तरह से मैच चला, मैच शुरू हुआ, उससे भी लग रहा था कि ये तो आज जीटी का जीतना बहुत मुश्किल है। जब टॉस जीत के शुभमन ने राजस्थान को बैटिंग करने के लिए कहा तो यशस्वी जायसवाल के बारे में तो मुझे पता था, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। अब आज हालांकि उसने थोड़ा सा अच्छा खेला, मतलब सीधे बल्ले से खेल रहा था, थोड़ा तमीज से बैटिंग कर रहा था। लेकिन उसके बाद फिर वही, वो जरा सा क्या 24 रन बनाने के बाद फिर से वही एक गंदा शॉट, वो प्री डिटरमिन इतना ज्यादा कर लेता है कि वो बॉलर को भी पता चल जाता है कि ये क्या करने वाला है। वो एक स्कूप शॉट मारता है जिसपे वो आज आउट हुआ है। अब वो स्लोअर बॉल थी, स्लोअर बॉल पे मार के विकेट कीपर को हाथ में देके, अब देखिए, चलिए आज का तो फिर भी ठीक मैं मान सकता हूं कि चलो कुछ रन तो बनाए, क्योंकि अभी तक तो 4 मैचेस में उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि बहुत ज्यादा उसको तो डिप्रेशन में जाने की नौबत आ जाती। हालांकि आज की भी इनिंग से उसको कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, क्योंकि वो जिस तरह का रेपुटेशन उसका हो गया है, उसको रन थोड़े ज्यादा बनाने चाहिए। और रन ज्यादा बनाने के लिए थोड़ा ये आपको, मतलब नॉर्मली वो जिस तरह से खेलता है तो 24 रन 10 या 12 बॉलों में बनाता है। आज उसने 19 बॉलों में बनाए। फिर जॉस बटलर आज नहीं चला। जॉस बटलर ने जिस तरह से लास्ट मैच में सेंचुरी मारी थी, लग रहा था कि वो करेगा आज भी कुछ, लेकिन उसको राशिद खान ने बहुत ही बढ़िया आउट किया। शुरुआत में देखिए आप, राजस्थान ने 5 ओवर में 41 रन बना लिए थे। जब फिर ये पिटेले यादव ने पिछले मैच में जितनी अच्छी बॉलिंग की थी, आज फिर वही आ गया ढर्रे पे अपने। ये आखिरी में तो आप लोगों ने अगर सुना हो, जब ये लास्ट ओवर फेंक रहा था, ये 20वां ओवर जब इसने फेंका है, जब इसकी पिटाई हुई है, जब इसने 19 रन पड़वाए हैं अपने लास्ट ओवर में, तो जहीर खान भी कह रहा था कि ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग एट द डेथ। अरे ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग, ही नीड्स टू लर्न वर्किंग ऑन हिज बॉलिंग। मतलब क्या है यार, बुढ़ापे में सीखेगा, अभी रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया है, अभी भी तू सीख ही रहा है। और क्या किस तरह से आज इसने फील्डिंग की है उमेश यादव ने, देखा आपने? वो स्कूल के बच्चे भी ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। बैट्समैन जब शॉट मारता है भैया, तो जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है उसी डायरेक्शन में टर्न होती है। ये उल्टी डायरेक्शन में जाके पकड़ रहा है, चौका भी दिया इसने। और आज तो क्या घटिया फील्डिंग की है यार जीटी वालों ने। 4 तो कैच छोड़े इन लोगों ने, कम से कम क्या कैचेस टपकाए इन लोगों ने। इनकी सबसे ज्यादा कैच ड्रॉपिंग की परसेंटेज है यार। किस तरह से, क्या मतलब, देखो मैंने मान लिया आपकी टीम वीक हो गई, आपकी टीम में से प्लेयर चले गए, बॉलर नहीं है, वो छपरी चला गया, लेकिन भैया कैच तो पकड़ सकते हो। कैच पकड़ने में कौन सी स्किल लगती है यार, फील्डिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन फील्डिंग भी खराब, ऊपर से कैचिंग तो इनकी बहुत ही ज्यादा घटिया है। इतने ज्यादा कैच टपका रहे हैं ये लोग कि ये तो बहुत सीरियसली इनको कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं इनका कौन है कोच क्या जॉन्टी रोड्स है क्या इनका? जॉन्टी रोड्स किसका कोच है मुझे मालूम नहीं है। जॉन्टी रोड्स अगर होगा तो वो तो भाग जाएगा, वो तो मेरे ख्याल से शायद जॉन्टी रोड्स ही है, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। अब 4 कैचेस में से देखिए 2 तो ये मैथ्यू वेड ने टपकाए, और वो टपकाए किसके? रियान पराग के। रियान पराग जो इतने अच्छे फॉर्म में चल रहा है, उसके शुरू में वो 10 रन के अंदर ही उसके 2-2 कैच टपका दिए यार ये मैथ्यू वेड ने। अब मैथ्यू वेड को इनको मजबूरी में लेना पड़ा, साहा चला गया। इन लोगों ने एक तो टीम सिलेक्शन बहुत गलत किया है, इनने कोई भी इंडियन विकेट कीपर नहीं लिया। अब मतलब साहा के ऊपर आप कितना भरोसा कर सकते हो? साहा की वैसे भी उम्र बहुत हो गई है, आपने उसको तो, उसके बाद आपने मैथ्यू वेड को ले लिया। अब मैथ्यू वेड को लिया, मैथ्यू वेड ने कभी जिंदगी में राशिद खान के लिए कभी कीपिंग नहीं की है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि बॉल कहां जा रही, कौन सी बॉल किधर जाएगी। ना नूर अहमद की बॉल समझ में आ रही थी, उसको कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा था उसको। और दूसरी बात क्या है, आजकल ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के स्पिनर्स होते भी नहीं है। एक वैसे भी मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया का भी कोई रेगुलर कीपर नहीं है। वो अब करता भी है अगर कीपिंग, तो किसके ऊपर करता है? आपका ये जो है एडम जंपा, तो एडम जंपा की वो क्लास नहीं है जो राशिद खान की है मैथ्यू वेड से। इसलिए समझ में नहीं आया, उसने 2-2 कैच टपकाए, गजब कर दिया। और उसके बाद तो फिर रियान पराग ने अच्छे खासे ठोक दिए रन, वो इनको बहुत भारी पड़ गए। और उस टाइम जब ये खेल रहे थे
और ये लोग ले गए जब 196 तक, तब तो फिर मुझे लगा कि अब तो गई, जीटी के बस का नहीं है। और 196 कुछ ज्यादा ही हो गए थे, क्योंकि जीटी की बैटिंग में मुझे भरोसा नहीं है आजकल। लेकिन अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो बॉलिंग में आप देखिए, बॉलिंग में पिटेले यादव ने 4 ओवर में 47 रन पड़वाए, 1 विकेट लिया। स्पेंसर जॉनसन 4 ओवर में 37 रन, फिर भी इसकी कम पिटाई हुई, क्योंकि आजकल तो मुझे लगता है 4 ओवर में 37-36 रन ये ठीक ठाक ही है। लेकिन हाँ, एक आध विकेट तो कम से कम होना चाहिए। राशिद खान ने गजब की बॉलिंग की, 4 ओवर 18 रन, 1 विकेट, जिसमें 2 कैच भी छूटे उसके। अगर वो पकड़ लिए होते तो ये जीटी तो मतलब बिल्कुल चढ़ गई होती। राजस्थान की तो हालत खराब हो जानी थी, इनसे तो 160 नहीं बनते। फिर उसके बाद नूर अहमद का ऐसा ही है कि अगर बल्लेबाज उसको पढ़ लेंगे तो फिर उसकी पिटाई हो जाएगी। तो 4 ओवर में 43 रन दे दिए उसने। और अपने मोहित शर्मा के बारे में देखिए, मैं कह ही रहा था आपसे कि मोहित शर्मा को अब इन लोगों ने डिकोड कर लिया है और अब मोहित शर्मा को विकेट मिलने मुश्किल होंगे। और आज भी 4 ओवर में 51 रन। मेरे ख्याल से अब अगले मैच में मोहित शर्मा का मुश्किल है इंक्लूड होना, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको समझ में आ गया है। आज तो बाद में तो कमेंटेटर कह भी रहे थे, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, कि अब ये लोग पीछे घुस के खेलते हैं उसको, कि अब फेंक तू स्लोअर बॉल, मारेंगे तेरे को छक्का चौका मारेंगे। तो वही हालत हो रही है मोहित शर्मा की। मोहित शर्मा का मेरे ख्याल से हो गया है जादू खत्म। उसके बाद आप चलिए तो जीटी की बैटिंग शुरू हुई। तो जीटी की बैटिंग में देखिए, साई सुदर्शन और शुभमन गिल, ये दोनों एक ही तरह के प्लेयर्स हैं। शुभमन गिल के ऊपर क्या प्रॉब्लम है कि शुभमन गिल को लंबा खेलना है। अब शुभमन गिल को लंबा खेलना है तो वही प्रॉब्लम शुभमन गिल के साथ हो रही है जो आरसीबी में विराट कोहली के साथ हो रही है, कि अब वो मार नहीं सकता है। उसे चूंकि लंबा खेलना है, इसलिए स्ट्राइक रेट सामने वाले को मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन साई सुदर्शन भी उस तरह का प्लेयर नहीं है जो जैसे अभिषेक शर्मा है एसआरएच का, या ट्रेविस हेड है, या और भी दूसरे इस तरह के जो ओपनर्स हैं जो कि आते साथ ही बल्ला घुमाना शुरू करते हैं। दोनों बैट्समैन इस तरह से नहीं खेल सकते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है गुजरात के साथ। इनको बिल्कुल सॉर्ट आउट करना पड़ेगा इसको। ये साई सुदर्शन ओपनिंग के लिए फिट नहीं है, क्योंकि ये भी लंबा खेलने वाला प्लेयर है, ये भी गेम चलाने वाला प्लेयर है, और शुभमन गिल भी वही है। अब जब ये दोनों ही ओपन करने लगेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वही हुआ ना, जब इन लोगों ने बैटिंग शुरू की गुजरात ने, तो इनके 5 ओवर में 30 रन, फिर लास्ट ओवर जो इन लोगों ने पावर प्ले का खेला उसमें जरूर 14 रन बनाए, लेकिन 6 ओवर में 44 रन, मतलब पावर प्ले में 44 रन और कोई भी विकेट नहीं, ये कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। ये आपको इसको कम से कम 60 तक ले जाना चाहिए। और खासतौर पे जब आप 196 चेस कर रहे हो, आपको 10 का आस्किंग रेट चाहिए, उसमें आप 7 के रेट से बना रहे हो रन पावर प्ले में, तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने ही वाली है। हालांकि फिर भी ये लोग ठीक से खेल खाल रहे थे। और एक चीज मुझे ये लगता है कि आज शायद इन लोगों को ये भी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि बीच में बारिश आ जाए और मैच खत्म हो जाए, या मैच कर्टेल हो जाए ओवर्स। तो इस वजह से भी ये लोग शायद विकेट बचाने का सोच रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि ऐसी स्टेज पे विकेट गिर जाए जहां, और मैच रुक जाए, जहां पे कि फिर इनका डीएलएस की वजह से ये लोग मैच हार जाए। तो ये भी इन लोगों के लिए बड़ा टेंशन वाला मामला था। लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा फास्ट खेलना चाहिए, और मुझे लगता है साई सुदर्शन को ओपनिंग से हटाना चाहिए, उसको 1 डाउन लाओ। और ओपनिंग के लिए आप किसी मतलब ऐसे पट्टे मारने वाले को भेजो, शाहरुख खान को भेजो या अभिनव मनोहर को भेजो। कोई भी एक इस तरह का बैट्समैन होना चाहिए जो कि जाके सिर्फ पावर प्ले का फायदा उठाए, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे सामने वाले बॉलिंग के खेमे में भी कुछ अफरा तफरी मचे कि अरे यार क्या हो रहा है, ये कुछ तो प्रेशर बने उनके ऊपर। नहीं तो आज तो राजस्थान तो बिल्कुल कंफर्टेबल थी पावर प्ले में। उसके बाद इन लोगों का 9वें ओवर में ये कुलदीप सेन ने साई को आउट किया। अब साई ने भी देखिए, फिर वहां जहां प्रेशर आने लगा कि अब आस्किंग रेट 12 की हो गई है, तो मतलब 12 की तो हो ही गई थी इनकी, 9वें ओवर के बाद ही इनकी 12 की हो गई थी। जब इनका 67 रन स्कोर था तो इनको तो 12 ओवर में 130 के ऊपर रन बनाने थे, 136 रन बनाने थे। तो अब उसके बाद फिर जब कुलदीप सेन ने बॉलिंग की तो उसने विकेट की बॉल पे मार दिया स्कूप। अब सीधे सीधे प्लम एलबीडब्ल्यू हो गया। उसके बाद अगले ओवर में अगला ओवर चहल ने डाला, उसने तो खैर 9 रन ही दिए, लेकिन अगले ओवर में फिर कुलदीप सेन ने 2 आउट कर दिए। अब इसमें क्या है, देखिए कुलदीप सेन ने जो बॉल फेंकी मैथ्यू वेड को, वो ऑब्वियसली शॉट मारने गया और प्लेड ऑन हो गया। अब इसके बाद देखिए जिस तरह का जेस्चर कुलदीप सेन ने किया है ना, अब तुमको शटअप कॉल देने की क्या जरूरत थी?
यार देखो, कोई अगर ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल पे मारने के चक्कर में अगर प्लेड ऑन होता है ना, तो इसमें बॉलर का क्रेडिट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आपने कोई बहुत अच्छी ऐसी बॉल नहीं डाली है। ठीक है, आपने पहले ओवर में 2 रन दिए थे, दूसरे ओवर में 2 रन देके आपने और 2 विकेट ले लिए, लेकिन इसका मतलब ये क्या है, तुम अपनी औकात ही भूल जाओगे। ये इसी चीज से मुझे प्रॉब्लम है। अरे यार, तुम अभी कल पैदा हुए और अभी तुमको आज अगर विकेट मिल गए 2 ओवर में 2, तो तुम अपनी औकात भूल के तुम ये शटअप कॉल देने लगोगे यार। यही है, ये छपरियों के गैंग का अगला मेंबर है ये। खैर, ये वो वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। जिस आदमी की इस तरह की हरकतें होती है ना, इनको मोहल्ले में कोई पहचानता नहीं है, और उसके बाद आके यहां पे तुम शटअप कॉल देने लगे। इससे पता चलता है कि ये कहां से आते हैं और ये किस तरह के प्लेयर्स हैं यार। ये क्या, इनको सीनियर्स को समझाना चाहिए, ये कोई सही तरीका नहीं है। मतलब आप कुछ तो भी आप जेस्चर्स दे रहे हो। अरे यार, तुम अभी तो 5वें मैच में जाके तुमको मौका मिला है। अगर तुम इतने बड़े सूरमा थे तो तुमको 5 मैच क्यों नहीं खिलाए टीम ने? आज 5वें मैच में तुमको खिलाया है, और इसके बाद अभी तो देखना आप फिर फाइनली हुआ क्या इसका। लेकिन तो फाइनली कुलदीप सेन ने 4 ओवर में 41 रन दिए, आखिरी ओवर में इसके 20 रन पड़े, तब कहां गई शटअप कॉल? ये चीज, ये मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ है इस चीज से। ये मतलब कुछ, तुम अभी कुछ भी नहीं हो यार, और तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। ये इसीलिए मेरे को ये माला वाला पहन के आने वाले जो लोग रहते हैं ना, इनके ऊपर चिढ़ आती है, क्योंकि इनका कैरेक्टर मुझे वहीं समझ में आ जाता है कि ये किस तरह के घटिया लोग हैं। अभी तो आज तुमको ठीक है 3 विकेट मिल गए, अभी देखना अगला कि कोई ना कोई एक ऐसा मैच होगा जिसमें 60 रन पड़ेंगे, फिर देखता हूं कौन सी शटअप कॉल देता है ये कुलदीप सेन। अरे यार, हद कर दी इसने बेवकूफी की। इनको समझाना चाहिए, इनको वार्निंग देनी चाहिए बाहर से। अब ऑफिशियली तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सीनियर्स को समझाना चाहिए कि साले तुम जरा ढंग से रहो, ये कोई तरीका नहीं है। पहले जरा बॉलिंग करना सीख लो। मैथ्यू वेड आउट हो गया, अभिनव मनोहर आउट हो गया, उसके बाद विजय शंकर ने तो यार बहुत ही डिसअपॉइंट करके रखा हुआ है। ये तो मतलब पिछले 2-3 मैचेस ऐसे निकल गए हैं जब इसको स्कोर करना चाहिए था और इसने कुछ भी स्कोर नहीं किया है यार। फिर भी गनीमत है, 10 बॉल में 16 रन बना दिए, नहीं तो कोई भरोसा नहीं, 10 में 8 ही बना के जाता है। राहुल तेवतिया ने क्या बढ़िया बैटिंग की है, बहुत ही बढ़िया। वो इतना, मतलब राहुल तेवतिया और रिंकू सिंह ये मुझे बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। ये इतने काम रहते हैं क्रीज के ऊपर। एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इन लोगों का क्या है, इन लोगों के सक्सीड होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये लोग क्रीज में बिल्कुल स्टेशनरी रहते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा ना तो रिंकू सिंह को, ना राहुल तेवतिया को, ये लोग बिल्कुल क्रीज में खड़े रहते, कुछ हिलते डुलते नहीं है। ये बॉलर को बिल्कुल भी कोई भी ये इंडिकेशन नहीं देते कि ये क्या करने वाले हैं। इनको कुछ भी करना हो तो ये बॉल डिलीवर होने के बाद करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, ये लोग अपने बिल्कुल काम एंड कलेक्टेड रहते हैं, और ये इनको जहां बॉल आती है ना उसके हिसाब से ये शॉट मारते हैं, पहले से कमिट नहीं होते। तो ये चीज इन लोगों की बहुत अच्छी है, और दिस इज व्हाट मेक्स देम सक्सेसफुल इन रन चेजेस एटलीस्ट, कि ये अपने हिसाब से फिर शॉट मार लेते। और ये अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वहां पे जिस तरह का प्रेशर रहता है, जिस स्टेज में ये दोनों लोग आते हैं, केकेआर में रिंकू सिंह और यहां जीटी में राहुल तेवतिया, या पहले भी जीटी की तरफ से या राहुल तेवतिया जिस भी टीम्स की तरफ से आता रहा है, वो हमेशा इन्हीं सिचुएशंस में आता है, प्रेशर सिचुएशंस में, और जहां पे कि आस्किंग रेट बहुत ज्यादा होती है 12, 15, 17 की, लेकिन ये पट्टा अपना काम करके जाता है। कई तो मैचेस इसने जिताए भी हैं, और अब आज भी भले जिता नहीं पाया, लेकिन 11 बॉल में 22 रन, मतलब दैट वाज अ मैच विनिंग्स इनिंग्स। वो उसके बाद तो फिर शाहरुख खान ने कुछ कोशिश की, हालांकि शाहरुख खान का आज पहला ही मैच था, शाहरुख खान कुछ ज्यादा कर नहीं पाया इम्पैक्ट सबके ऊपर के रूप में आके। राशिद खान तो अपना हीरो, राशिद खान देखिए, मैं पहले भी कह रहा था ना कि ये इसको ना राशिद खान को ऊपर भेजना चाहिए इनको। मतलब ये है डिपेंडेबल आदमी, ये अच्छे शॉट मार लेता है, जिस तरह के शॉट इसके, और इसके लगते भी हैं। मतलब आप देखिए लास्ट ओवर जो इन लोगों को था, लास्ट ओवर में क्या हुआ, सेकंड लास्ट ओवर में तो कुलदीप सेन को 20 रन ठोके थे इन लोगों ने, उसके बाद इन लोगों को 15 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में। पहली बॉल पे तो लो फुल टॉस फेंक दी और उसने दिया घुमा के मिड विकेट के ऊपर। फिर उसके बाद सेकंड जो बॉल थी उसके ऊपर 2 रन ले लिए राशिद खान ने। तीसरी बॉल पे फिर चौका मार दिया, वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप।
तब तक इन लोगों के पसीने छूट गए थे राजस्थान रॉयल्स वालों के, कोच से लेके और कप्तान और बॉलर और सारे की सबकी कॉन्फ्रेंस होने लगी थी। तीसरी बॉल पे वो कैच गया है, मतलब सॉरी जो एज लग के गया है चौका, वो तो बहुत ही गजब का चौका था, वो तो बहुत ही किस्मत का चौका था। तो पहली 3 बॉलों में ही 10 रन बन गए, अब आखिरी में तो 3 बॉलों में 5 रन बनाने थे। फिर उसके बाद राशिद खान ने 1 रन ले लिया मिड ऑफ पे खेल के, और उसके बाद इसने क्या बढ़िया शॉट मारा ये अपने तेवतिया ने, जो ऊपर से मारा मिड ऑफ के ऊपर से, बटलर के ऊपर से गई, बटलर ने अच्छा चेस करके लिया। और वहां पे देखिए ये काफी दूर से ये रन आउट हो गया, लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती की। जब ये एक बात अगर आपको याद हो, आपने मैच देखा हो, तो कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि शायद शॉर्ट रन लिया है, वो चेक भी कर रहा था थर्ड अंपायर। लेकिन वहां पे अगर आपने देखा हो तो राहुल तेवतिया ने करीब 1 फीट अंदर जाके अपना बैट अंदर डाउन किया है। ये टेक्निक बिल्कुल गलत है रन लेने की। ऐसे में या कभी भी आपको इतना अंदर जाके क्यों बैट रखना है यार। अब बैट्स को स्लाइड किया जाता है, स्लाइड करके जरा सा टच करके वापस आओ, तो आप कम से कम अपने 2 कदम का जो है ना वो डिस्टेंस आप कम कर लेते हो, क्योंकि आप अंदर जाके और 1 फीट अंदर बैट रख रहे हो, उससे क्या फायदा है। ये पता नहीं, कोचेस को ये समझाना चाहिए। अब देखिए वहां पे राहुल तेवतिया को बैटिंग करना नहीं सिखा सकते हो आप, लेकिन कम से कम ये फाइनल चीजें तो दिखाओ ना आप कि आपको रन किस तरह से लेना है। ये बिल्कुल स्कूल बॉय टाइप की गलती है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जरा सा टच करके आओ ना, स्लाइड करके बैट को, आप अंदर जाके बिल्कुल 1 फीट अंदर जाके बैट रख रहे हो क्रीज को गेन करने के लिए। यहां पे बहुत प्रेशियस टाइम लूज हो जाता है और वही प्रॉब्लम है, इसकी वजह से वो शॉर्ट हो गया। अदरवाइज हो सकता है कि वो रन वहां पे ही कंप्लीट हो जाता, यू नेवर नो। बस फिर उसके बाद क्या, 2 रन ही मिले और लास्ट बॉल में 2 रन चाहिए थे। फिर तो तब तक तो पसीने छूट चुके थे सबके, हालत पतली हो गई थी, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका था, और मुझे मालूम था कि अब राशिद खान जड़ देगा, क्योंकि आवेश खान के बस की नहीं है इतना प्रेशर में बॉल फेंकना। और क्या लास्ट बॉल पे चौका मारा, मजा ही आ गया, मुझे तो बहुत मजा आया। और आई एम वेरी हैप्पी फॉर जीटी एंड फॉर शुभमन गिल। और शुभमन गिल देखिए, शुभमन गिल को देखा आपने, एक संजू सैमसन ने पोस्ट मैच इंटरव्यू किया और शुभमन गिल ने किया। ये देखिए, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, आप लोगों ने कई बार अगर मुझे सुना हो कि इंटरव्यू देना एक कला है अपने आप में। और ये जो पोस्ट मैच के बाद प्लेयर्स या कप्तान जो भी ये इंटरव्यू देते हैं ना, ये इसको वॉच किया जाता है, इसको बीसीसीआई वॉच करता है, इसको सिलेक्टर्स वॉच करते हैं और इसको सीनियर प्लेयर्स वॉच करते हैं, जो कि अपनी फीडबैक देते हैं फिर बीसीसीआई को कि कौन किस तरह से क्या बोल रहा है और किस तरह से बोलना चाहिए। तो शुभमन गिल आप देखिए एकदम काम एंड कलेक्टेड ये इंटरव्यू देता है, बहुत सेंसिबल बातें करता है, टू द पॉइंट, बहुत बढ़िया बात करता है। और ये आप देखिए संजू सैमसन से जब पूछा गया कि और बताओ क्या हुआ, कहां हारे, तो कह रहा है मुझसे तो अभी पूछो ही मत, मेरा तो दिमाग ही ठिकाने नहीं है, अभी तो मुझे 6 घंटे लगेंगे इसको समझने में। मैंने मान लिया कि तुम मैच हार गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ के ये बोलो कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं मैच के बारे में। नहीं, ये गलत बात है। हाँ, अब आपको अगर ये मालूम है कि आप जिंदगी में कभी आगे इंडिया के कप्तान नहीं बन सकते तो वो बात अलग है, लेकिन ये तरीका गलत है इंटरव्यू देने का। वहां पे आपको फिर भी आके एज अ कैप्टन, एज ए लूजिंग कैप्टन, यू शुड एक्सेप्ट योर डिफीट ग्रेसफुली, और उसके बाद आप बताओ। ऐसा नहीं है, आपको भी पता है कि आप मैच कहां हारे हो, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आपने दिया है ना, दिस डजंट गो वेल विद द सिलेक्टर्स एंड द सिलेक्शन कमेटी एंड द सीनियर प्लेयर्स एंड बीसीसीआई। उनको ये इंप्रेशन जाता है कि नहीं यार, ये आदमी के थॉट प्रोसेस जो है ना वो क्लियर नहीं है। तो आगे जब कभी मौका आएगा तो फिर संजू सैमसन को कप्तान नहीं बनाया जाएगा, वो होना बहुत जरूरी है। लेकिन शुभमन गिल ने यहाँ बहुत पॉइंट स्कोर किए, तो भले वो मैच हारा भी पहले, लेकिन वो हमेशा मैच में हारने के बाद भी वो इंटरव्यू बहुत अच्छे देता है, वो बहुत जरूरी है। और वहां पे लैंग्वेज क्या और आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी रीजनिंग क्या है, आपके लॉजिक्स क्या है, आपने जो डिसीजंस लिए हैं आप उसको कैसे डिफेंड करते हो, वो उन सब की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और ये क्रिकेट में ही नहीं, ये नॉर्मल लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी, सब जगह, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती है आप किस तरह से बोलते हो। आप चलिए आप एक यूट्यूब का वीडियो ही बना रहे हो, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस में कितनी क्लैरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ डू यू प्रेजेंट योर लॉजिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स
इट्स अ थिंग टू लर्न एंड इट्स एन आर्ट टू स्पीक वेल। ये सीखना चाहिए लोगों को, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो या आप कुछ और कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये शुभमन गिल बहुत अच्छा करता है। तो ये मेरे ख्याल से आज आज आई एम वेरी हैप्पी फॉर शुभमन गिल। उसने जिस तरह से बैटिंग की है ना, ही वॉज लुकिंग कंप्लीटली इन कमांड और बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा था। उसके खेलने के मैनरिज्म से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि वो पैनिक में है। भले आस्किंग रेट 13-14 की हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अच्छा खेल रहा था। और आप लोगों ने ये बात देखी कि चहल ने जब उसको आउट किया, देखिए उस टाइम 14 का आस्किंग रेट था। हमें सबको पता है और इवन शुभमन गिल को भी पता था कि चहल आके वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप फेंकेगा और उसका वही तरीका है। लेकिन क्या है, चहल भी थोड़ा प्रिडिक्टेबल है। हालांकि अब आज तो ये हो गया कि अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि शुभमन के सामने से कोई रन नहीं बना रहा था फास्ट, इसलिए वो फास्ट खेलने की जिम्मेदारी भी शुभमन गिल को लेनी पड़ी। ये यहाँ पे इनको जीटी को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कि भैया ऐसा नहीं है, अगर शुभमन गिल को लंबा खेलना है, एंड तक लेके जाना है, तो सामने से किसी को फास्ट खेलना पड़ेगा। यू कैनॉट अलाउ द आस्किंग रेट टू गो बियॉन्ड 13-14। वो अगर शुभमन गिल नहीं मारता तो फिर वो तो जानी थी 17-18 चली जाती उसके रहते हुए ही। तो इस वजह से उसको खेलना पड़ा, जिसकी वजह से वो चहल की बॉल पे आउट हो गया। और आपने देखा चहल ने क्या जेस्चर किया, वो कुलदीप सेन की तरह शुभमन गिल को आउट करने के बाद ये दिखा रहा है कि देखा मैंने क्या दिमाग से किया। अब एक गधे, तेरे में अगर दिमाग होता ना तो तू अपनी फील्डिंग सुधारता और बैटिंग सुधारता। ये इतना मूर्ख है कि इसको 10 साल हो गए खेलते हुए, इसको इतनी अकल नहीं आई कि इसको फील्डिंग सुधारनी है अपनी और इसको अपनी बैटिंग में कुछ करना है। ये जिंदगी में कभी इंडियन टीम में नहीं आ पाएगा। आपको क्या लगता है चहल कभी आ पाएगा? ये आज अपने हाथ पे जो कैच छोड़ा है, अरे यार तुम फील्ड में दौड़ के कैच नहीं पकड़ सकते। मेरे को मालूम है कि 25 मीटर दौड़ के अगर कैच पकड़ना हो तो चहल विल बी द लास्ट फील्डर टू कैच दैट बॉल। लेकिन स्पिनर्स भैया सबसे अच्छे फील्डर्स होते अपनी खुद की बॉल पे कैच पकड़ने के लिए। कॉटन बोल्ड स्पिनर्स करते ही हैं, और खासतौर पे लेग स्पिनर। एज अ लेग स्पिनर आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हिस्टोरिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द गेम, सबसे ज्यादा कॉटन बोल्ड लेग स्पिनर्स करते हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर्स। कुछ भी कोई सा भी आप फॉर्मेट देख लो उठा के, आप सारे लेग स्पिनर्स का रिकॉर्ड देख लो पूरी दुनिया के हिस्ट्री के, सबसे ज्यादा उनके विकेट्स कॉटन बोल्ड में होते हैं। मतलब उनके जो विकेट्स है या टोटल उनकी टीम के जो विकेट्स हैं उनमें वो कॉटन बोल्ड सबसे ज्यादा करते हैं। इस बेवकूफ के पास जितने कॉटन बोल्ड आते हैं उसमें से आधे टपकाता है ये। तो मतलब तुम कैच अपनी बॉल पे भी नहीं पकड़ते हो, फील्ड के कैच तुम पकड़ नहीं पाते हो, बैटिंग तुमसे होती नहीं, फील्ड में तुम लोट लाट के कुछ रन सेव कर नहीं पाते हो। उसके बाद तुम्हारे फैंस बोलते हो और तुम बोलते हो कि तुमको इंडियन क्रिकेट टीम में क्यों नहीं लिया जाता। तुम कभी इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आओगे। ये आज आप लोग नोट कर लो, ये चहल कभी भी इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आएगा वर्ल्ड कप की। जिस तरह से ये खेलता है, बॉलिंग के अलावा तुम कुछ हो ही नहीं यार। तो 0 रन बनाने का तो तुम्हारे ऊपर रिकॉर्ड है, उसके बाद फील्डिंग में तुम गड्ढे हुए 1 नंबर के, फिर क्या फायदा है। तो ये सोचना चाहिए, यहां दिमाग लगाना चाहिए चहल को, जो वहां कह रहा है कि मैंने दिमाग लगा के आउट हुआ। और किया क्या है, 40 रन देके 1 विकेट। ऐसे कौन से तुमने 5 विकेट ले लिए यार, क्या है यार। चहल भी 1 नंबर का बेवकूफ आदमी है। चलिए तो खैर बढ़िया हो गया मैच, मैं तो बहुत खुश हूं जीटी के जीतने से। पॉइंट्स टेबल देखें, पॉइंट्स टेबल में क्या हो गया। पॉइंट्स टेबल में देखिए राजस्थान आखिर एक मैच हार ही गई, 5 में से 4 जीत के और इनके 8 पॉइंट है। केकेआर के 6 पॉइंट वही सेम वही है 4 में। अब सारी टीमें एक एक मैच तो कम से कम हार ही चुकी है। एलएसजी 4 में से 3 जीत के 6 पॉइंट पे, वही टॉप की तो 4 टीमें वही हैं, राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, एलएसजी, सीएसके। फिर उसके बाद एसआरएच कल 5 पे आई गई थी। अब जीटी लेकिन 6ठे पे पहुंच गई है, पंजाब नीचे खिसक गई। पंजाब धीरे धीरे आ रही है औकात पे अपनी। पंजाब भी वही टीम है 7वें 8वें, और फिर ये आरसीबी के साथ लड़ाई करेंगे। फिर चलिए मुंबई तो खैर 8वें पे है, आरसीबी 9 पे है, दिल्ली 10 पे है। अब कल एक मजेदार मैच होने वाला है मुंबई और आरसीबी का। अब ये छपरी गैंग का होगा मुकाबला आरसीबी से, और ये है वानखेड़े में। अब देखिए वानखेड़े की तो जो ट्रिकी विकेट है, अब मुझे लगता नहीं कि कल के मैच में मुंबई मतलब इतनी सेफ है। भले उन्होंने पिछले मैच में कुछ भी किया हो, लेकिन अब वहां देखिए कोई भरोसा नहीं है टुल्लों का। अभी तक ये टुल्ले चले नहीं है, कैमरून ग्रीन और ये अपना मैक्सवेल। लेकिन क्या भरोसा कल अगर चल जाए तो।
अगर चल गए कुछ भी हो सकता है। अब टॉस कौन जीतता है इसके ऊपर है बात। लेकिन यार आरसीबी भी ना, अरे यार बॉलिंग बहुत खराब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। कुछ तो करो यार तुम लोग। और भैया कम से कम वो नए बच्चे को, हिमांशु को मत खिलाना यार कल स्पिनर। करण शर्मा के होते हुए तुम उसको ले आए यार। तुम क्या कर रहे हो यार। और ये एंडी फ्लावर यार, इतना बढ़िया कोच मैं इसको मानता था, इसने ऐसे वो बातें की है यार। और वो ट्विटर पे पता नहीं क्या क्या बोल भी रहा है। वो तो भाषण देने लग गया बाबा रामदेव की तरह यार, आसाराम बापू की तरह। पता नहीं क्या हो गया है इसको। कुछ तो भी स्पिरिचुअल बातें कर रहा है, ऐसा नहीं और वैसा नहीं और वी विल कम बैक और फलाना ढिकाना। अरे क्या कम बैक, तो टीम ढंग से खेला यार। ये तो कोच का ही काम है ना यार। कोच किसने, ये एंडी फ्लावर नहीं लिया होगा ना इसको, नए लड़के को, हिमांशु क्या नाम है उसका, हिमांशु शर्मा, उसको वही पकड़ के लाया था ना टीम में, पिटवा दिया उसको बेचारे को। क्या यार एंडी फ्लावर, कुछ सुधर जा अब तू भी, नहीं तो तेरे को भगाना पड़ेगा हमको। तो खैर ठीक है, देखते हैं क्या होता है कल के मैच में। मिलेंगे कल के मैच के बाद। तो आप लोग बताइए आज क्या क्या करना चाहिए इसका, चहल का। आज इसने राजस्थान रॉयल्स ने क्या गड़बड़ की, और कल के मैच में क्या होगा। आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा, आरसीबी या मुंबई। टॉस कौन जीतेगा, और टॉस जीतेगा तो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, और आरसीबी को कौन सा चेंज करना चाहिए टीम में। आई लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।